हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम जो कल का हमारा चैप्टर रह गया था, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है कृषि, और उसका आगे का जो मैटर है वो आज देखने वाले हैं। कल अपनों ने, जहाँ तक मैंने देखा है कि अपनों ने टॉपिक जो कहाँ तक पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक अपना पिछली वीडियो में बाजरा तक हो चुका है। बाजरा जो है वो गर्म इलाकों में उगती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात ये एरिया आता है। अब देखेंगे मक्का। मक्का जो है ये खाद्यान्न फसल भी है और चारे की फसल भी है, मतलब इसको खाया भी जाता है और चारे के रूप में पशुओं को भी दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, खाद्यान्न मतलब व्यक्तियों के खाने के लिए, चारा मतलब पशुओं के खाने के लिए। तो ये खरीफ की फसल है। इसके लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें ये अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। और इसके बीच में जैसे बिहार के कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। तो ये अलग-अलग ऋतुओं में भी कुछ इलाकों में बोई जाती है। उसके बाद में ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि पैदावार मतलब कि किसी भी फसल को अगर ज़्यादा उत्पादन करना है, तो क्या करते हैं? एक तो बीजों का यूज़, अच्छे बीजों का यूज़ जो कि ज़्यादा पैदावार करें, उर्वरकों का, सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसका उत्पादन ऑटोमैटिक ही बढ़ेगा। तो इसके कुछ क्षेत्र हैं जैसे कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मक्का के कुछ क्षेत्र हैं। उसके बाद में आती हैं दालें। दालें जो होती हैं ये प्रोटीन रिलेटेड होती हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है और ये दालें जो होती हैं इनको कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। मीन्स गर्म इलाकों में भी उगाई जा सकती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता हो और पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो दालें हैं ये क्या है, भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन का मतलब क्या होता है? मान लो आज यहाँ पे आपने एक फसल बो दी, ठीक है? जैसे गेहूँ बो दिया, गेहूँ बोने के बाद उसको काट दिया। काटने के बाद क्या है वहाँ पे आप फसल उगा दें गेहूँ वाले एरिये में, ताकि जो भूमि की उर्वरक क्षमता है उसको वापस लाया जा सके, इसीलिए इसको आवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में ये कौन-कौन से एरिया में है जैसे एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे दाल के प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला जो हमारा वो है गन्ना। गन्ना जो है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। इसे उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोया जाता है। 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा चाहिए होती है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है। बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये नहीं कि तुम मशीनों से ही सारा काम करा दो। इसके अंदर क्या है, मज़दूरों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने के उत्पादन में दूसरा बड़ा देश है। इसका यूज़ किस लिए होता है वो बताया गया है। कहाँ-कहाँ पे उगता है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यहाँ-यहाँ पे उगता है। उसके बाद में आते हैं तिलहन। तिलहन फसलें ऐसी फसलें जिनका क्या है, तेल निकाला जाता है। तेल में इसका यूज़ किया जाता है। सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं और इनका यूज़ ज़्यादातर खाना बनाने के तेल में ही किया जाता है। तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन मतलब कि श्रृंगार के सामान में जैसे सेंट, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद में नीचे की तरफ देखते हैं, तो इसके बाद में आती है मूँगफली। मूँगफली जो है वो खरीफ की फसल है। ये ज़्यादातर आपको गर्मी वाले इलाकों में देखने को मिलेगी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या हम कह सकते हैं ये बरानी भूमि के अंदर ही ज़्यादातर अच्छे ढंग से देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी तो अच्छी ढंग से मूँगफली मिलती है। आंध्र प्रदेश मूँगफली राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद में तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र भी दूसरा मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की। तो होता क्या है कि जिस ऋतु में कोई भी फसल को बोया जाता है, वहाँ पे उस फसल को उस ऋतु की मान लिया जाता है। उसके बाद में चाय का मेनली है, चाय जो है वो पहाड़ी इलाकों में उगती है। रोपन कृषि का उदाहरण है, असम वाली साइड में उगाई जाती है, ठीक है? इसके लिए क्या है, एक आपको सीढ़ीनुमा कृषि चाहिए होती है, जिसके बीच में क्या है, पानी जो है यहाँ पे बहुत ही कम देर तक रुका रहे, ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। पानी कम चाहिए होता है, पाला रहित जलवायु चाहिए होती है, मतलब कि ठंड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सस्ता और कुशल श्रमिक चाहिए होता है, क्योंकि एक-एक पत्तियाँ तोड़नी होती हैं, ठीक है? ये तो है नहीं अपने मशीन लगा दें। इसीलिए वहाँ पे सस्ता और कुशल श्रम चाहिए होता है और ज़्यादा मात्रा में
कम चाहिए होता है, मतलब कि लोग चाहिए होते हैं। उसके बाद में ऐसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी और जो चाय है वो लगभग सेम है। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें इसमें आप देख सकते हैं। बागवानी फसलें जो कि जिसके बाग बगीचे लगाए जाते हैं, तो फलों के बाग बगीचे लगते हैं, सब्जियों के लगते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। मतलब कि शीत और उष्ण, मतलब जहाँ पे ठंड भी हो और जहाँ पे गर्मी भी हो, ठीक है? ये होता है शीतोष्ण। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो शीतोष्ण। उसके बाद में ऐसे आगे देखते हैं तो ये फल कहाँ पे उगाए जाते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आम, नागपुर में, चेरापूंजी में संतरे। तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग फसलें बोई जाती हैं, अलग-अलग फल को बोया जाता है, ठीक है? तो ये एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। ठंडे इलाकों में ठंडे फल जहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं वो चीज़ें, जैसे जम्मू कश्मीर में आपको सेब ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ऐसे बताया गया है कि भारत में लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसमें मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद में ऐसे अखाद्य फसलें जिनको खाया नहीं जाता है, जिनका यूज़ किया जाता है, इसमें रबड़ आता है। रबड़ जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र वहाँ की फसल है और ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। मतलब कि इसमें टेम्परेचर आपको क्या लगभग ठीक-ठाक सा चाहिए होता है, 25 सेल्सियस के आस-पास का चाहिए होता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए होती है, ठीक है? रबड़ एक महत्वपूर्ण फसल है, इसका कई जगह पे यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ी एरियो में आपको देखने को मिलेगा रबड़। और रबड़ का उत्पादन विश्व में भारत के अंदर 5वें नंबर पे है, ठीक है? उसके बाद में अगर और नीचे देखा जाए तो अब आती है कपास। कपास जो है वो सूती कपड़ा उद्योग में मेनली काम किया जाता है। दक्कन पठार के शुष्क उत्तर भाग में काली मिट्टी के अंदर कपास को उत्पादित किया जाता है, उगाया जाता है। 210 दिन पाला रहित और खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास के अंदर आपको स्टार्टिंग में पानी चाहिए होता है, बाद में क्या है वर्षा नहीं होनी चाहिए, तापमान ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा ना के बराबर ही होनी चाहिए एक तरह से। अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो जो फसल है वो खराब हो जाती है कपास की। कपास को पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ये एरिया लगभग सारा ही कवर कर लेता है कपास का। जूट जो है, ये आपको पश्चिम बंगाल वाले इलाके में ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? बांग्लादेश के अंदर उगाई जाती है जूट, ठीक है? हर वर्ष बाढ़ आने से नई मिट्टी जमा हो जाती है और इनके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में जैसे कौन-कौन से एरिया में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय और जूट इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इससे बोरियाँ, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दस्तकारी की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। पैकिंग की सामग्री में भी इनका यूज़ किया जाता है। धीरे-धीरे क्या है इसकी माँग बढ़ रही है। उसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी है व संस्थागत सुधार। तो किस तरह से सुधार किया जा सकता है? वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि नई-नई तकनीकों का यूज़ करने से जहाँ पे अपने को मज़दूरों की आवश्यकता होती थी, वहाँ पे क्या है मशीनें उनकी जगह ले रही है, ठीक है? मशीनों का एक बहुत बड़ा ही रोल है इसके बीच में। उसके अलावा जो चकबंदी होती थी, सहकारिता, ज़मींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई है। मतलब कि ज़मींदारी प्रथा होती थी कि इतना अगर एरिया आपके पास है, तो आपको इतने रुपए देने पड़ते थे। कर्ज़ के रूप में मान लो, लोन के रूप में मान लो, इस तरह से जो जितनी भी पुरानी प्रथाएँ थी, वो सारी बंद कर दी गई। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। चकबंदी का मतलब क्या होता है, वो समझिए। चकबंदी का मतलब ये होता है, मान लो ये आपका खेत है, ये वाला एरिया आपका है, ये वाला एरिया मेरा है, ये वाला एरिया किसी और का है, ठीक है? तो इसका क्या है, इसका नाम लिखा जाता है कि ये जो पहले वाला है, ये चक नंबर 1 है, चक नंबर 2 है, इस तरह से ताकि उनको एरिये का पता लग सके, ठीक है? उसके बाद में भूमि सुधार हेतु कई कानून भी बनाया गया है कि भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे, तो साथ वाली ज़मीन भी खराब होने की रहती है कि साथ वाली ज़मीन भी खराब हो जाए, इसीलिए सरकार ने कई योजनाएँ चलाई है कि भूमि का सुधार किया जाए। एक फसल को एक ही जगह पे एक ही बार बोया जाए, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसे खाली रखा जाए ताकि उसकी उर्वरक क्षमता वापस आ जाए। इसके अलावा भूमि विकास कार्यक्रम भी कुछ चलाए गए हैं। इसके बीच में अब मेनली क्या है किसानों को बीजों से रिलेटेड भी कई योजनाएँ चलाई गई हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। मतलब कि अगर आपकी फसल है और फसल अगर खराब हो जाती है, ठीक है? बाढ़ आने के कारण या किसी अन्य कारण से, तो आपको क्या है उसकी उसके कुछ
पैसे दिए जाते हैं, मतलब कि बीमा करने का मतलब ये होता है अगर आपकी फसल खराब हो गई या व्यक्ति मर जाता है तो उसके बदले आपको कुछ रुपया दिया जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा एक है एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम स्पॉट प्राइस। मिनिमम स्पॉट प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप बाज़ार में जाके इस चीज़ को अगर बेचने वाले हैं, तो उसका एक सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है कि अगर मान लो ₹20 किलो बेचनी है, तो ₹20 किलो के हिसाब से ही बिकेगी, इससे ज़्यादा महँगी नहीं बिकेगी। ठीक है? ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार कहेगी तो मैं ₹20 किलो ले लूँगी, तो सरकार उसको खरीद लेती है। बाज़ार में आप किसी भी रेट पे बेच सकते हैं, बट जो सरकार लेती है वो आपका हाईएस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद तो बस बिचौलिए जो बीच का माल खाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में ऐसे कृषि है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोज़गार, उत्पादन में योगदान। कृषि का किस तरह से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान है, रोज़गार में और उत्पादन में क्या योगदान है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है देश के अंदर किस तरह से पैसे को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब कि अगर अपने देश के अंदर कुछ भी बोया जाए, मान लो जो चावल है वो हमारे देश में दूसरे नंबर पे उगता है, तो चावल का हम किसी और देश को निर्यात कर दें, मतलब किसी और देश को हम बेचने लग जाएँ, तो उससे क्या है हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, जिसके कारण क्या है कृषि के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। रोज़गार का इस तरह से है कि कृषि के लिए कई-कई मशीनों का यूज़ होता है, लोगों को काम-धंधे की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। उत्पादन में योगदान कैसे है? तो नए-नए बीजों का यूज़ करके, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करके भी कृषि को बेहतर बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपने इसके बीच में लिखनी है, ठीक है? उसके अलावा खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? जो भी फसलें हैं या जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर आपको इतना ही करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मेनली जो कृषि से रिलेटेड जो फसलें हैं, वो कब-कब उगाई जाती हैं, वही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आंसर अगर कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो आपको ये करवा दिए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जैसे एक न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है? उसके अलावा जैसे निम्नलिखित में से कौन-सा है उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, वो आपकी रोपण कृषि है। बाकी ये आंसर मैं सीधा टिक कर रहा हूँ, आपको आंसर ज़रूर चेक कर लेने हैं कि यही आंसर होगा। इनमें से कौन-सी रबी की फसल है? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों। तो 2 वर्ड वाली क्या है? रबी है, तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों। ऐसे याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हैं। कौन-सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल मतलब इसमें फलियाँ होती हैं, तो ये दालें आनी चाहिए, ठीक है? चेक कर लेना फिर भी। एक पेय फसल का नाम बताएँ जिसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों हो, मतलब कि चाय का वर्णन कर, ठीक है? ये पहले क्वेश्चन के अंदर चाय का वर्णन और चाय में किस कैसी-कैसी परिस्थितियाँ चाहिए वो लिखना है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताओ जो जहाँ यहाँ पैदा की जाती है और उनके क्षेत्र। खाद्य फसल का मतलब खाने लायक जो है, तो इसमें आप गेहूँ के बारे में बता सकते हैं। गेहूँ एक खाद्य फसल है, तो गेहूँ कहाँ-कहाँ पे उगाई जाती है, वो चीज़ें बतानी है। सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो बीमा योजनाएँ हैं, किसान कृषि से रिलेटेड जितनी भी फसलों को लेकर बीमा योजनाएँ बनाई गई हैं, वो सारी आपने इसमें लिख देनी है। दिन-प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि भूमि जो है वो बंजर हो रही है, आने वाले टाइम में यहाँ पे भूमि के अंदर जो उर्वरक क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसके कारण खाने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है? और भी कई बातें लिख सकते हैं, इसके अंदर आपको अपने व्यूज़ ही लिखने होते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, कि किस तरह से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके, तो क्या-क्या सरकार ने उपाय किए हैं। चावल की खेती के लिए भौगोलिक विशेषताएँ आप लिख सकते हैं, चावल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है, तापमान कितना चाहिए होता है, वो बता देना। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।